नेक्स्ट है बेटा नित्योदित अर्श। नित्योदित रस का नाम लिखा है, वो अर्श में इस्तेमाल होता है, नित्योदित रस। फिर एक लिखा है नित्योदय रस, वो कास में यूज होता है। नित्यानंद रस ये श्रीपद में यूज होता है। तो देख लोगे नित्योदित तो अर्श में, नित्योदय तो कास में, और नित्यानंद तो श्रीपद के अंदर। तीनों याद रखना, एक जैसे से नाम है, कंफ्यूज करता है। इसके बाद देख रहे हो, आप लोग को मैंने पीछे पढ़ाया था, अगर रिकॉल कर पा रहे हो, शशि। जी सर। बेटा सप्त धातुआ किस डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है? सर विसर्प। सप्तक गण। कुष्ठ। और कोई? कृमि। कृमि के कृमि। साथ। कृमि। ठीक है, तो सप्तक गण जो है शब्द, ये कृमि के साथ जुड़ा हुआ है। और किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जो यहाँ पे देख पा रहे हो 7 चीजें हैं। अगर श्लोक नंबर 8 देखोगे तो वहां पर लिखा है कि कृमि के समुत्थान क्या है, स्थान, संस्थान, वर्ण, नाम, प्रभाव और चिकित्सा क्या होती है इनकी, ऐसा करके ये 7 चीजें हैं। तो उनको कहा गया सप्तक गण। ठीक है, तो यहाँ देख लोगे वही चीजें यहाँ कुछ इकट्ठा की हुई हैं उनमें से। तो क्या है, एक तरफ तो जो कैरेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मान लो उनका समुत्थान कैसे होता है, फिर स्थान कहाँ है इनके रहने का, संस्थान, वर्ण, प्रभाव, चिकित्सा। और ऊपर देख पा रहे हो कृमि के प्रकार लिखे हुए हैं कि बाह्य कृमि, फिर श्लेष्मज कृमि, ये रक्तज कृमि और पुरीषज कृमि, इस तरह से। तो ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, खासकर कुछ बातें इसमें बहुत जरूरी हैं। तो पहला देखते हैं, उत्पन्न कैसे होता है। तो बाह्य कृमि, मृजावर्जन, साफ सफाई जो लोग नहीं करते हमने देखा। श्लेष्मज कृमि, श्लेष्मा को बढ़ाने वाले निदान, तो जैसे क्षीर, तिल, गुड़, इनका अधिक प्रयोग करना। रक्तज कृमि, तो कह रहे हैं कुष्ठ के जैसे ही इसके निदान है, कुष्ठ के जैसे, तो याद रखेंगे, ये शायद बात भी हुई थी हमारी। ठीक है, तो रक्तज कृमि कुष्ठ के समान। और पुरुषज कृमि तो कह रहे हैं श्लेष्मज के समान, जैसे श्लेष्मज कृमि बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषज वाले बढ़ते हैं। फिर इनका स्थान, स्थान में एक बात स्पेशली याद रखना, समझ में आती होगी कि भाई जैसे हम लाइस की बात कर रहे थे, यूकालिक्स कहाँ रहती हैं, तो बालों में रहते हैं, वही लिखा हुआ है केश, शमश्रु, पक्ष्म, लोम, ऐसा करके। ठीक है, लेकिन इनका गिरना, केश, शमश्रु, पक्ष्म, इनके बाल जो इनका गिरना, ये जो प्रभाव है वो रक्तज कृमि का है, ये देखोगे आप। केश, शमश्रु, नख, लोम, पक्ष्म, विध्वंस, ऐसा करके। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ रहते हैं बाह्य कृमि, लेकिन इनको गिराने का काम जो करते हैं वो रक्तज कृमि करते हैं। तो ये जरूरी बात है। श्लेष्मज कृमि देख रहे हो आमाशय, रक्तज कृमि रक्तवाहिनी धमनियों के अंदर, वहीं प्रसव करते हैं, वहीं रहते हैं। और पुरुषज कृमि पक्वाशय के अंदर। फिर देखो थोड़ा बहुत शेप के बारे में लिखा हुआ है कि बाह्य कृमि जो होते हैं बहुपाद वाले, स्पेशली याद रखना, अणु, ठीक है, लेकिन बहुपाद। ठीक है, इनके बहुत सारे पैर होते हैं, आप देखते हो। श्लेष्मज, श्लेष्मा व्हाइट कलर, तो श्वेत, प्रथु, ब्रग्न, ऐसा। रक्तज कृमि अणु, सूक्ष्म, व्रत और आपादश्च, सबसे जरूरी बात कि पैर नहीं होते रक्तज कृमि के। ठीक है, फिर पुरुषज कृमि सूक्ष्म किरत परिणाह, कि सूक्ष्म होता है देखने में लेकिन दिखाई तो देते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे वर्ण के ऊपर, ये भी कोई खास नहीं है। बाह्य कृमि, कृष्ण, शुक्ल, श्वेत वर्ण के, श्लेष्मज वाले श्वेत हैं, रक्तज वाले ताम्र वर्ण के, और पुरुषज कृमि श्वेत और कृष्ण वर्ण के। प्रभाव की अगर बात कर लें तो सबसे मेन तो वही है कि रक्तज कृमि जो होते हैं केश, शमश्रु, नख, लोम, पक्ष में, इनको गिराने वाले हैं। ठीक है, बाह्य कृमि कंडू, कोट, पिड़गा करते हैं, तो ये भी समझ में आता होगा। श्लेष्मज कृमि हृलास, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, आविपाक करना। और पुरुषज कृमि है तो पुरुष भेद करेंगे, कृशता कर देते हैं, पारुष्यता कर देते हैं, देख लोगे एक बार, ठीक है। बाकी मेन वही है, केश, शमश्रु, नख, लोम, इनको गिराना, तो रक्तज कृमि का फंक्शन है। चिकित्सा की बात करें तो बाह्य कृमि है तो उसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो कभी उनको मंकीज में देख लोगे कैसा करते रहते हैं वो लोग ना, उनकी माएँ जो है वो लेके बच्चों को बैठे रहती है दिन भर, की करते रहते हैं, तो अपकर्षण।
फिर श्लेष्मज में अपना आपको ट्रिक बता दी मैंने, अपकर्षण करना, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन। रक्तज कृमि तो कुष्ठ के समान ही इसकी चिकित्सा है, कुष्ठ के समान ही इसके होने का कारण था निदान। चलो एक तो सवाल कर लेता हूँ आपसे, कुछ ध्यान आया मुझे सवाल करने के लिए। जिसको पूछो वही बोलना, ठीक। मंजीता, हाँ जी सर। बेटा प्रत्यय से क्या समझते हो, प्रत्यय क्या है? सर प्रत्यय हाँ बेटा। निदान का, निदान का पर्याय है सर प्रत्यय। निदान का पर्याय है, अच्छी बात है। रवि, ऐसा। आतंक किसका पर्याय है? आतंक। आतंक। और कोई? व्याधि का। व्याधि आदि का। का पर्याय। व्याधि का पर्याय है। सलमान, व्यंजन किसका पर्याय है? व्यंजन। सलमान, व्यंजन किसका पर्याय जी है? सर। व्यंजन। व्यंजन। ऋतु। हेतु। सबको ऐसे लगता है? लक्षण, लक्षण का। लक्षण का। लक्षण का है। ठीक है बेटा, तो लक्षण या रूप का पर्याय है। ठीक है, तो याद कर लोगे, मैंने पहले भी कहा था कि सारे मुझे याद चाहिए, एक एक पर्याय याद चाहिए जो मैंने पढ़ा है वहाँ। ठीक, सब याद कर लेना। देखो चलो आगे। कृमि चिकित्सा लिखिए वही अपना, अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन। अपकर्षण भी कह रहे हैं चार प्रकार का होता है, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और आस्थापन, जानते ही हो। पंचकर्म में से अनुवासन हटा दो, या स्नेह बस्ती, बाकी सब जो है अपकर्षण में आते हैं। और ये भी जान लेना कि पंचकर्म एक सवाल पूछ लेते हैं, रक्त मोक्षण को स्थान किसने दिया था, तो चाहो तो लिख सकते हो आचार्य सुश्रुत में। ठीक है, वो रक्त मोक्षण कंसिडर करते हैं, जो शिरोविरेचन है ना इनका। तो याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रकृति विघात। तो प्रकृति क्या है? अभी आपने देखा कफज कृमि है, तो उनके निदान तो वैसे ही हैं जैसे पुरीषज कृमि के हैं दोनों के। ठीक है, फिर पहले वाले हैं बाह्य कृमि, साफ सफाई ना रखना। ठीक, और एक बचते हैं रक्तज, रक्तज कृमि का निदान नहीं, उसका देखा था ना, तिल, शीर। श्लेष्मज कृमि का और रक्तज का है कुष्ठ के समान, पुरुषज का है श्लेष्मज के समान, इस तरह करके। ठीक, चलो अब देखोगे। तो प्रकृति विघात, तो कहने का मतलब मेनली श्लेष्मा ही है जिसके अगेंस्ट आप जा सकते हो। तो कटु, तिक्त, कषाय, इस तरह के द्रव्य प्रयोग किए, क्षार, उष्ण द्रव्यों का प्रयोग। ठीक है, तो श्लेष्म पुरीष प्रत्यनिक चिकित्सा करनी है, तो श्लेष्मा के और पुरीष के अगेंस्ट हुए। फिर निदान परिवर्जन कर दो, निदान उक्ता नाम, भावा नाम, अनुसेवनम की जो भी निदान बताए गए हैं उन भावों का सेवन मत कराओ। अब कर्षण चिकित्सा की बात कर रहे हैं कि 6-7 रात्रि तक स्नेहन स्वेदन कराएं। सुघोषित सुजीर्ण भक्त में आस्थापन, वमन, विरेचन ये कराएं। सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कब कराना चाहिए वमन या विरेचन। व्यक्ति सुखपूर्वक सो के उठा हो, रात भर सोया हो, अपनी नींद अच्छे से ली हो, रात को जो खाया पच चुका हो, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, तो कोई नई बात नहीं है। आगे देखेंगे। 6-7 रात्रि का टाइम जो देख रहे हो वो भी आप जानते हो कि किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक कितने समय तक स्नेहन कराया जाता है, बोलो? 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन दिन। तक। तो वही बात लिख रहे हैं, बस हल्का सा घुमा के 6-7 करके लिख दिया, तो रटना कुछ नहीं है। आगे देखो, पाक पढ़ेंगे हम लोग 3 तरह के, है ना, स्थली पाक है, भानु पाक है, पुट पाक होता है। तो स्थली पाक कह रहे हैं, सुश्रुत ने इसका उल्लेख किया पहली बार। स्थली पाक तो सास सुश्रुत, सास स्थली, ऐसा याद रखो। भानु पाक वाग्भट ने दिया, भानु पाक बाय संग्रह। और त्रिविध लोह पाक, स्थाली पाक, भानु पाक, कुट पाक, तीनों का उल्लेख। तो कह रहे हैं रस रत्न समुच्चय में आया है, तो चाहो तो इसको याद कर सकते हो तीनों वर्ड्स को। तो स्थाली पाक सास स्थाली, सास सुश्रुत, भानु पाक संग्रह मतलब वाग्भट, और त्रिविध लोह पाक रस रत्न समुच्चय है। सर रसेंद्र सार संग्रह। अच्छा, करेक्शन कराया था यहाँ, बता रहे बेटा करेक्शन है, रसेंद्र सार संग्रह है, ठीक कर लोगे इसको, रसेंद्र सार संग्रह।
RSS। मैं देख ही लेता हूँ, मेरे पास लिखा होगा। हाँ बेटा, RSS से करेक्ट कह रहे हैं, रसायन सार संग्रह है। ठीक है, आगे देखिए, शैखरी कषाय से शिरो स्नान कराने की बात कर रहे हैं। मूलक पर्णी, अशु शक्रद, भलातक अस्थि का प्रयोग। अशु शक्रद देख सकते हो, ठीक है, घोड़े की विष्ठा मल, उसका प्रयोग। शरद ऋतु में इकट्ठे किए हुए तिल, उनका प्रयोग यहाँ पर आया है, शरद ऋतु के एकत्रित तिल। नेक्स्ट देख रहे हो आप, तो चरक विमान सात कह रहे हैं तेल पाक में फेन शांति लक्षण बताया गया है, चरक विमान सात इस चैप्टर के अंदर। तो बात क्या है कि नॉर्मली जब हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं ना, तो जब तेल को पकाया जाता है, आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, तो आप बेसिक फिलहाल याद रखो। अगर मैं आपसे कभी सवाल करूं कि तेल पाक का घृत पाक का क्या लक्षण है, तो तेल पाक के अंदर फेन आ जाते हैं, है ना, घर में याद कर लो, है ना, गर्ल्स आदर समझ लेंगी कि किचन के अंदर हम लोग जब काम करते हैं ऐसे, तो जीरा डाल के देखते हैं कि हाँ तेल गर्म हुआ नहीं हुआ, तो बबल्स आने लगते हैं, ठीक है, या फिर घर में पूड़ी बनती है तब देखते होगे, जैसे उसको डालते हैं तो झाग झाग हो जाता है कढ़ाई के अंदर, है ना। तो तेल पाक के अंदर फेन शांति नहीं होती, फेन आते हैं, ठीक है, घृत पाक के अंदर लेकिन फेन शांति होती है। जब घी को पकाते हैं तो उसके पूरे के पूरे झाग खत्म हो जाने चाहिए, जो होते भी उनको निकाल लिया जाता है, लोग चन्नी वगैरह से उसको हटा देते हैं। तो घृत पाक में फेन शांति होती है और तेल पाक के अंदर फेन उद्भव होता है, ये पहचान है। लेकिन चरक ने यहाँ पे चरक विमान सात के अंदर क्या बता दिया, तेल पाक में फेन शांति, तो बिल्कुल उल्टा बता दिया है। तो ये बात ध्यान रखो, ये गलत है, लेकिन कभी रेफरेंस रख के पूछे कि चरक के अनुसार या फिर ऐसा कि विमान सात में चरक ने क्या कहा है, तेल पाक में फेन शांति फिर उद्गम, तो याद रखना है फेन शांति। आगे देखोगे, नेक्स्ट कह रहे हैं रोगी मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, रोगी दो तरह के। एक वो जिनको गुरु व्याधि हुई है, मतलब बड़ी व्याधि हुई है, ठीक है, लेकिन उनकी सत्व शक्ति बहुत स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो रोग को कैसे दिखाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब बहुत छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई, तो कोरोना हुआ, तो बहुत लोग कर रहे थे कि अरे कोरोना हुआ है तो कोई बात नहीं है, घर पे रहते हैं, क्या करना है, ये सबको हो रहा है। और कुछ ऐसे कि वो न्यूज़ देख के परेशान थे, अरे इटली में सबको हो गया, पता नहीं क्या होगा अपना, है ना, वो ऐसे ही परेशान थे। वो कौन थे, वो लघु व्याधित की हुआ चाहे कुछ नहीं उनको, लेकिन बस परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक। तो एक होते हैं गुरु व्याधित, एक होते हैं लघु व्याधित। आपको ध्यान रखना है, उल्टा नहीं है, यहाँ जैसा नाम लिखा हुआ है वैसी ही बीमारी है व्यक्ति को, और वैसा ही उसका सत्व है। तो गुरु व्याधित वाले को गुरु ही व्याधि हुई है, बड़ी ही व्याधि हुई है, लेकिन उसका सत्व भी बड़ा है, मतलब महान सत्व है कह लो। लेकिन लघु व्याधित को लघु व्याधि हुई है और थोड़ा ही सत्व है उसके अंदर, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। ये श्लोक देख पा रहे होगे, ना ही ज्ञान अवयवेन कृत्स्न ज्ञेय विज्ञान उत्पद्यते, कहाँ देखा है ऐसा ही श्लोक, और क्या डिफरेंस देखा है विमान वहाँ, चार ठीक है, उसमें क्या चार है? ठीक है, विमान चार विज्ञान है में, विज्ञान। ठीक है बेटा, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट ये लाइन देखो आप, ना स्खलन्ति प्रयोगेषु भेषजनम कदाचन प्रज्ञास्तु सर्वम अज्ञान परीक्षम ही सर्वथा, की जो पहले सब चीजों की परीक्षा करता है, परीक्षा करने की जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद भेषज का प्रयोग करता है, तो उसको कभी भी चिकित्सा में ना स्खलंती, मतलब चिकित्सा मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, मतलब कुछ गलतियां नहीं करता है, मतलब ये है कहने का। तो देख लेना एक बार। शोणिजा नाम तू खलु कुष्ठ समान समुत्थानम, ये भी आप पढ़ चुके हो कि रक्तज कृमि जो है उनके कुष्ठ के जैसे निदान है, तो वही लिखा है। श्लेष्मज कृमि जब बढ़ जाते हैं तो ऊर्ध्व और अधोमार्ग से निकलने लगते हैं। अब ये ध्यान रखना, सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन से कृमि है जो बढ़ने के बाद, जब वो ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मुख से मल की दुर्गंध आती है, एक सवाल यह है। दूसरा है कौन से कृमि है जो बढ़कर ऊर्ध्व अधोमार्ग से निकलते हैं, तो दोनों का आंसर अलग है। मल की दुर्गंध कब आएगी, भाई जो मल वाले कृमि होंगे, यानी पुरीषज कृमि, ठीक है, तो पुरीषज कृमि में पुरीष की दुर्गंध आएगी मुख से, जब वो बढ़ेंगे ज्यादा। और श्लेष्मज कृमि है जो बढ़ने के बाद ऊर्ध्व और अधोमार्ग से बाहर निकलते हैं। तो दोनों सवालों के जवाब याद रखोगे। आपको बता भी चुका हूँ शायद, चलो बताओ मुझे कोई,
किसको हुआ था ऊर्ध्वगुद नामक रोग, जिसमें मुख से मल की दुर्गंध आती सम्राट है? अशोक को, सम्राट सम्राट अशोक को। अशोक। अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक को। और एक को पढ़ते हैं हम, किसी को भुज स्तंभ रोग भी हुआ था, वो किसको हुआ था? इंद्र को। ठीक है, इंद्र को। इंद्र। तो इंद्र को भुज स्तंभ और सम्राट अशोक को ऊर्ध्वगुद नामक कुष्ठ रोग हुआ था। दोनों बातें ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है श्लेष्मज कृमि, 3 प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछ चुका है कि गंडुपद आदि कृमि कितने प्रकार के होते हैं? तो गंडुपद कृमि श्लेष्मज कृमि का एक प्रकार है, यहाँ आप देखिए गंडुपद आकृतियां करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना है कि श्लेष्मज कृमि पूछे आपसे या गंडुपद आदि कृमि पूछे, आप लगाओगे 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार क्या क्या है, इनको आप नहीं याद करोगे, इनको रहने दोगे, जो यहाँ लिखे हैं मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखे हैं। ठीक है, तो गंडुपद या श्लेष्मज कृमि 3 प्रकार के। फिर देखोगे पुरीषज कृमि का निदान श्लेष्मज कृमियों के समान होता है। पुरीषज कृमि का निदान श्लेष्मज कृमि के समान। जब पुरीषज कृमि बढ़ जाते हैं तब उद्गार और निश्वास में पुरीष की गंध आती है। देखो ये वो पॉइंट है, जब ये बढ़ जाते हैं तो श्वास और उद्गार में पुरीष की गंध आने लगती है। एक और कृमि का टाइप लिखा है यहाँ, उड़ांशु संकाश। उड़ांशु यानी भेड़ के बाल जैसे, उड़ांशु संकाश। तो पूछेगा ये किस कृमि का प्रकार है, तो ये पुरीषज कृमि का प्रकार है। अगर भूल जाओ तो याद रखना, आपने ऊपर जो भी पॉइंट्स ये याद किए थे वो श्लेष्मज कृमि से संबंधित थे, तो इसकी बात तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो श्लेष्मज कृमि या गंडुपद आकृति कृमि 3 होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा उड़ांशु संकाश कृमि, ये पुरीषज कृमि का प्रकार है, उड़ांशु संकाश, ये भी याद रखेंगे। फिर देख लो जो सवाल अभी किया था, गलत जवाब जिसका मिला वो लिखे हैं फिर से पॉइंट्स। सप्तक गण, ये कृमि के रेफरेंस में बात हुई है। सप्तक द्रव्य, ये कुष्ठ के बारे में। सप्त को अयम, शोथ के उपद्रव। सप्तक बल, राज्यक्षमा। सप्त धातवा, तो विसर। सप्तक गण कृमि, सप्त द्रव्य कुष्ठ, सप्त को अयम शोथ के उपद्रव, सप्तक बल, राज्यक्षमा, सप्त धातवा, विसर्ग। सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8, जो मुझे लगता है मैक्सिमम मैक्सिमम खिंच चुका होगा पूरा। हम्म, तो क्या पढ़ना है इसमें, क्या रह गया है बताओ मुझे, कुछ रहा होगा जरूर। सार। सार सार परीक्षा। सार परीक्षा। परीक्षा, चलो पढ़ा देते हैं। ये हो गए दशविध परीक्षा भाव, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो एंड ही है, सार तो मतलब बिल्कुल खत्म ही है। देखोगे चलो सार, लास्ट में आ जाओगे बिल्कुल, इस पीडीएफ के एंड की ही बात है, समझ लो। 7-8 पेज बचे हैं यहाँ पे खाली अभी, जहां पर ये है। 45 नंबर पेज है 53 में से। करें शुरू। देखो बेटा, तो सार परीक्षा, तो सार का मतलब क्या है? देखो हम जब कहते हैं ना कि व्यक्ति की त्वक सार है, तो उसका मतलब ये है कि इसकी त्वचा जो है ना, वो उसमें जो भी कैरेक्टर होते हैं त्वचा के बेस्ट के, वो सारे मौजूद हैं। ये कह लो कि जल्दी हीलिंग हो जाएगी, और कुछ कैरेक्टर साथ में उन्होंने जोड़े हैं। कि त्वचा है तो आप समझते हो कि त्वचा है तो सौंदर्यता होगी उस व्यक्ति के अंदर, है ना, तो वो वाली बात है भाई। आरोग्य तो हो गई होगा, कोई भी अगर सार नहीं है तो रोगी होगा व्यक्ति, तो आरोग्य भी होगा। लेकिन मेन ये समझना है, जब सार कहा जाता है, कि हमने कहा मज्जा सार, तो मज्जा के जो भी फंक्शन आप जानते हो, मतलब वो अच्छे से हो रहे हैं अगर कोई व्यक्ति मज्जा सार है तो। ठीक है, अस्थि सार है तो अस्थियां उसकी प्रॉपरली फॉर्म्ड हैं, मजबूत हैं, तो वो सब समझना है। तो देख लोगे अभी। अब दूसरी बात और आती है, अच्छा, कि सारता की हम जो बात करते हैं, त्वक सार से लेके हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे सारता बढ़ती चली जाएगी, मान लो कोई व्यक्ति शुक्र सार है, ठीक है, और एक व्यक्ति है मान लो मेध सार या अस्थि सार, तो उसके मुकाबले में जिसमें शुक्र सारता भी है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। उत्तरोत्तर सारता श्रेष्ठ होती है। आप जानते ही हो धातुओं का आहार दूसरी धातुएं होती हैं, तो जब ऊपर वाली धातु अच्छी है, मतलब नीचे वाली सारी धातुएं तो अच्छी ही होंगी। ठीक है ना, तो ये बात भी समझ लेना, उत्तरोत्तर सारता श्रेष्ठ होती है। तो अब देख लो, तो चरक सुश्रुत के 8 सार हैं और काश्यप के 9 सार हैं। 9 में कौन से हो गए? 8 + ओज सार। 8 कौन से, वो हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना, ऐसा ही सब करके। और सतु सार आता है लास्ट में।
तो 8 + ओजसार काश्यप ने कहा, तो उनके सार हो जाते हैं 9। पहला है त्वक्सार। इसकी पहचान क्या है भाई? सुख होगा, इसको सौभाग्य होगा, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या, आरोग्य और प्रहर्षण, मतलब प्रसन्न रहने वाला। तो देख सकते हो, अब अगर ऐसा सोचो कि ऐश्वर्या राय है जैसे, है ना, कि वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जो जीतते हैं, तो उसमें सोच सकते हो कि उसमें मेनली त्वचा की सुंदरता की बात करते हैं, तो उस तरह सोच सकते हो कि ऐश्वर्य वाली बात जो है वो त्वक्सार। बाकी सुख, सौभाग्य, है ना, अमिताभ बच्चन के शब्द हैं, ऐसे ही बोलता है वो। परंपरा, अनुशासन, तो सौभाग्य, सुख, उस तरह रिलेट कर सकते हो, तो रिलेट हो जाएगा याद करने के लिए। आगे देखो रक्तसार। तो स्निग्ध, रक्तवर्ण, श्रीमद भ्राजिर उष्ण रक्तसाराणाम सुकुमार्यम उष्ण असहिष्णुत्वम। तो रक्तसार वाले व्यक्ति जो है उष्णता को सहन नहीं कर पाएगा। सोच के देखो, जब हम रक्त की बात करते हैं, पित्त की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि उष्णता ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति उष्णता सहन नहीं कर पाएगा, उसको शीतल चीजें चाहिए, तो यहीं से कैच हो जाता है। प्लस रक्तसार वाले सुकुमार्य होते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा, थोड़ा भी इनका एटमोसफेयर गड़बड़ होता है ना, तो इनको दिक्कत होने लगती है। रक्तसार वालों को, मैं रक्तसार हूँ वैसे, मुझे लगता है, तो सुकुमार होते हैं। मतलब जल्दी गर्मी लगना, मतलब कि बहुत जल्दी परेशानी हो जाती है। ठीक है, बाकी स्निग्ध है, रक्त वर्ण के होते हैं देखने में, तो रक्तसार है ये। बाकी देख लो, कुछ खास है नहीं, श्रीमद भ्राजिर उष्ण रक्तसाराणाम। नेक्स्ट है मानसार। संध्या स्थिर होती है, गुरु, शुभ मास उपचिता। तो संध्या स्थिर है इनकी, क्यों? क्योंकि मास ने, या कह लो कि अगर हम आयुर्वेद में देखें तो मास मतलब मसल्स ही हो गई एक तरीके से, है ना, यहाँ मसल्स को मास की तरह रखा गया है। तो फिर क्या होगा, मसल्स ने अच्छे से जो बोन है उनके फंक्शन करा रही है, उनको कवर कर रखा है, तो संध्या स्थिर है इसलिए। ठीक है, शरीर पे मांस अच्छे से चढ़ा हुआ है, कहने का मतलब है। क्षमा, धृति, आलोल्यम। ठीक है, क्षमा करने की इनमें प्रॉपर्टी है, धृति इनकी अच्छी है, आलोल्यता, ये जरूरी बातें हैं, मतलब लालची नहीं होते। और आर्जव, तो लिखा है कि आर्जव जो गुण है ये मांस और मेदसार दोनों में आपको देखने को मिलेगा। आर्जव का मतलब बताया होगा मैंने शायद, स्वच्छ रहने वाले, कुछ ऐसा था, एक बता देता हूँ मैं आपको। सरल स्वभाव वाला। सरल स्वभाव वाले, तो लिख लो चाहो तो, आर्जव यानी सरल स्वभाव वाले कह रहे हैं। तो मांस और मेदसार दोनों, ये सवाल आ चुका है आर्जव के ऊपर, तो इसलिए याद कर लेना। और इसमें जरूरी क्या है, ये क्षमा, धृति, आलोल्यता, इसको याद रखेंगे। शिवाली, स्मृति का कैसे पता चलता है अनुमान प्रमाण से? स्मरण शक्ति से। स्मरण शक्ति से। रवि, संज्ञा, संज्ञा का कैसे पता चलता है? मोह। और कोई? नाम ग्रहण। नाम नाम ग्रहण। ग्रहण। नाम ग्रहण। इशिका, धृति का कैसे पता चलता है? अलौल्यन। आलोल्यन। ठीक है, तो याद रखना। बाकी यहाँ देख पा रहे हो, तो मांससार के अंदर है आलोल्यता। ठीक, नेक्स्ट है मेदसार। वर्ण, स्वर, नेत्र, मूत्र, मल आदि में विशेष रूप से स्नेह होना। ठीक है, फिर सुकुमार उपचारता। अब मेद वाले हैं, तो मेद वाले भी आप जानते ही हो, आपने चैप्टर 21 जब पढ़ा था वहां देखा होगा कि जो अधिक मेदस्वी होते हैं, अधिक स्थूल होते हैं, तो उनके शरीर में 8 दोष थे। ठीक है, तो वो सारे वही थे, क्लेश को सहन नहीं कर पाते, वो जल्द थक जाते हैं, उस तरह की चीजें हैं। तो ये भी सुकुमार ही होते हैं, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। मेद सार वाले, है ना। अब सुकुमारता किस चीज के बारे में, वो अलग अलग चीजें हो सकती है। तो इनके लिए जैसे मान सकते हो कि मेहनत नहीं कर सकते ज्यादा, मतलब थक जाते हैं जल्दी, मेद सार वाले। सुकुमार उपचारता। ठीक, और यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं कि वर्ण, स्वर, नेत्र, मल मूत्र आदि में विशेष रूप से स्नेह दिखाई देता है। ठीक, तो यहीं पे हम याद रखते हैं कि मज्जा जो होती है, मज्जा भी स्नेह होता है, और मेद भी स्नेह होता है। ठीक है, मेद को हम मानते हैं खराब वाला स्नेह मेनली, और मज्जा को अच्छा वाला स्नेह मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे लिखा है स्निग्ध वर्ण स्वरा, यानी यहाँ पे स्निग्धता जो दिखाई दे रही है स्नेह की वजह से, वो अच्छी जगहों पे दिखाई दे रही है, कि वर्ण में, स्वर में, याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। और मेद सार में देखोगे आप कि भाई मल में, मूत्र में, वहां भी लिखा है। तो ऐसे सोच सकते हो कि जो अच्छा वाला स्नेह है वो अच्छी जगहों पे स्निग्धता दिखा रहा है सिर्फ, और जो मेद वाला है, खराब वाला स्नेह है, वो मल मूत्र आदि में भी स्नेह दिखा रहा है, याद करने के लिए। अदरवाइज तो अच्छा फंक्शन है वो भी, है ना, वैसे गलत बात नहीं है, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ। आगे है अस्थि सारता। स्थूल अस्थि, नख, दंत। ठीक है, तो ये सब नख, दंत जानते हो कि अस्थि की वजह से बनते हैं, तो ये स्थूल होते हैं।
प्लस महा उत्साह। तो कह रहे हैं ऐसा ही गुण सतुसार में भी मिलता है, महा उत्साह। सतुसार में भी कैरेक्टर है। नेक्स्ट हो जाओ मज्जासार। तो स्निग्ध वर्ण स्वर देख ही चुके हो। स्थूल दीर्घ वृत संध्या, स्थूल दीर्घ वृत संध्या, इसको भी देख लेना। स्थूल है, दीर्घ है, वृत संध्या है, मज्जासार वाले ये। बलवंता श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य समान भाजश्चा। तो श्रुत वित्त विज्ञान इन सबसे संपन्न होते हैं, कि जो सुना पढ़ा याद हो गया, धन संपत्ति सब है, ज्ञान है, अपत्य संतान से युक्त है। तो ये मज्जासार वाले हैं। नेक्स्ट है शुक्रसार। शीर पूर्ण लोचन, ये याद रखोगे, बहुत जरूरी है। शीर पूर्ण लोचन, नेत्र ऐसा लगता है कि जैसे शीर से पूर्ण हो। शीर पूर्ण लोचन। प्रहर्ष बहुला स्निग्ध व्रत सार सम सनहत शिखर दशना। तो इसका मतलब लिखते हैं सम सनहत शिखर दशना, कि बॉडी जो है नीचे से ऊपर की तरफ सुडौल होती चली जाती है, मतलब शरीर जो है वो शेप में है प्रॉपर, ये कह लो। तो शुक्र सार की पहचान है। तो शीर पूर्ण लोचन, प्रहर्ष बहुल, सम सनहत शिखर दशना, महास्विक, बलवान, सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त समान अपत्य भाजस्या। तो अपत्य से युक्त ये भी होंगे, संतान वाले। ठीक है, साथ में इनके पास भी है। ठीक है, शुक्र आप ऊपर मज्जासार के अंदर। तो दोनों पॉइंट दोनों में है। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐश्वर्य लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। ठीक है, ऊपर श्रुत गुण की बात भी कर रहे हैं कि सुन के याद कर लेने वाले, मज्जासार में तो वो भी ये गुण आया है। तो ऐसा आइडेंटिफाई करना है। लास्ट है सतुसार। भक्तिमंता प्रज्ञायुक्त महाउत्साह देख लिया अस्थिसार में, और सतुसार के अंदर होता है महाउत्साह। दक्ष धीर समर विक्रांत। तो दक्ष है, धीर है, समर विक्रांत है, मतलब कि पराक्रमी कह लो। सव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा कल्याण अभिनिवेशस्या। तो ये भी पढ़ चुके हो, दूसरों को कल्याण चाहने वाले होते हैं। और सव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा एक बार फिर देख लेते जी के साथ, तो कुछ याद रह जाएगा। तो बेटा सार 8 है, काश्यप के 9 है। 8 प्लस ओच सार। ठीक है, त्वचा सार की बात करें तो कुछ खास था नहीं यहाँ पे। सुख सौभाग्य ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य आपको शुक्र सार में भी मिलेगा, तो याद रखना। फिर रक्त सार है, सुकुमार्यता मिल रही है। सुकुमार्यता आपको मेद सार में भी मिलती है। ठीक है, बाकी स्निग्ध रक्तवर्ण है और उष्ण असहिष्णु होते हैं। मांसाहार की बात करें, संध्या स्थिर है, लेकिन संध्या व्रत स्थूल और दीर्घ इस तरह की दिखाई दे तो मज्जासार की बात है वो। ठीक है, वहां मज्जासार के अंदर है। जबकि मांसाहार में संध्या स्थिर है, क्षमा धृति और आलोल्य गुण होते हैं। आर्जव गुण देखा हमने, सरलता गुण युक्त। तो मांस और मेदसार दोनों में है, मांस और मेद के अंदर आर्जव। मेदसार की बात करें और मज्जासार की अगर बात करें, तो मेदसार में सुकुमारता तो है ही, मतलब उपचार में मेनली सुकुमार उपचारता। फिर वर्ण स्वर नेत्र मलमूत्र आदि में विशेष स्नेह है, वहां मलमूत्र नहीं लिखे है, स्निग्ध वर्ण स्वर सिर्फ लिखा हुआ है मज्जासार के अंदर। अस्थिसार में महा उत्साही कैरेक्टर मिलता है, जो सतुसार में भी मिलेगा। मज्जासार स्निग्ध वर्ण स्वर, स्थूल दीर्घ वृत्त संध्या, बलवान श्रुतवित विज्ञान अपत्य, इन सब से युक्त होते हैं। आगे हम देखेंगे शुक्रसार के अंदर, तो वहां भी आप देख रहे हो अपत्य युक्त वो भी हैं, वित्त युक्त वो भी हैं, लेकिन वहां श्रुत शब्द नहीं है, वहां आरोग्य ऐश्वर्य वो शब्द मिलेंगे हमें, तो वैसे पहचानना है। शुक्रसार में शीर पूर्ण लोचन, सम सनहत शिखर दशना वो याद रखना, महास्फिक देख सकते हो। और लास्ट है सतुसार। भक्तिमंता प्रज्ञा युक्त महाउत्साही, तो अस्थि और सतुसार। दक्ष धीर समर विक्रांत कल्याण अभिनिवेशश्च, और ये भी देख सकते हो सव्यवस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा युक्त। ये भी रह गया है साथ में, परीक्षा वगैरह आगे वाले पॉइंट रह गए हैं या हो गए हैं? तो रह गए। रह गए हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। रह- तो नेक्स्ट है बेटा, सातवें की परीक्षा कैसे करते हैं। तो सतत प्रयोग से कोई चीज प्रकृति के अनुकूल हो जाए तो उसको कहा जाता है कि सातवें है हमारे लिए। ठीक है, जैसे जन्म से हम लोग मान लो पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, तो वो हमारी प्रकृति के अनुकूल है, वो सातवें है हमारे लिए। सत्व की परीक्षा, कह रहे सत्व मन का पर्याय होता है। मन आत्मा के सहयोग से शरीर का तंत्रण करता है, कंट्रोल करता है शरीर को। तो मन आत्मा के सहयोग से शरीर का तंत्रण करता है। मन 3 प्रकार के, प्रवर मध्यम और अवर।
ठीक है, व्यक्ति का मन कैसा होगा, प्रवर टाइप का, मध्यम और अवर टाइप का। जो प्रवर मन है, जिसमें कहते हैं कि सत्व गुण की प्रधानता है, बिल्कुल वही होते हैं सत्वसार, पूरी तरह सत्व जिनमें हैवी है। नेक्स्ट, आहार परीक्षा कैसे करते हैं? तो आहार शक्ति की परीक्षा अभ्यवरण और जरण शक्ति से करते हैं, मतलब खाता कितना है और उसको पचाता कितना है। कई लोग ज्यादा खा तो लेते हैं, वो कहेंगे भूख अच्छी लगती है हमें, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हम 10-10 रोटी खा लेते हैं, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है उसके बाद। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, अभ्यवरण और जरण शक्ति दोनों होनी चाहिए, याद रखेंगे। बल और आयु, ये आहार के ही अधीन होते हैं, बल आयु आहार के अधीन। नेक्स्ट है व्यायाम की परीक्षा कैसे करोगे? तो कर्म शक्ति से, कितना कर्म कर पा रहा है, कि भाई मैं तो 10 कदम चल के थक जाता हूँ, तो फिर नहीं कर पा रहा है व्यायाम, मतलब तो व्यायाम परीक्षा कर्म शक्ति से करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अष्टविध सार बताए हैं चरक के जैसे ही, लेकिन क्या अलग कर दिया, उन्होंने सार का जो उल्लेख किया ना वो उल्टे क्रम में किया है। मतलब जैसे चरक में तो जो नॉर्मल पैटर्न है वो चलता है कि भाई हम पढ़ेंगे तो त्वक सार पढ़ेंगे, फिर रक्तसार, अस्थिसार, तो उनका उल्टा चलता है, पहले सतुसार है, ठीक है, फिर आ, शुक्रसार आ जाएगा, फिर मज्जासार, इस तरह करके उनके। दूसरा, उन्होंने वो लिखा है कि ये सार जो है उत्तर उत्तर अधिक प्रधान होता है, ठीक है। अष्टविध सार से क्या पता चलता है हमें? तो बल का पता चलता है, मेनली व्यक्ति का बल दिखता है अष्टविध सार की परीक्षा से। ये ध्यान रखना, किस परीक्षा से क्या पता चल रहा है, जरूरी बात है। तो बल प्रमाण का ज्ञान। लास्ट में चैप्टर में कह रहे हैं कि भाई वमन कहीं कराना है, कहीं विरेचन कराना है, तो द्रव्य कौन कौन से हैं? तो वमन द्रव्य कल्प संग्रह तो देख लोगे, सब वमन द्रव्य हैं, काफी सारे आप जानते भी होंगे, महाकषाय में पढ़े होंगे कुछ, पहले चैप्टर में ही देखे थे आपने, तो देख लो। जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज, कृतवेधन, मधुक, मधुक, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, षडपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यपुष्पी और पंचकोल। तो पंचकोल भी याद रखना, ये वमन द्रव्य कल्प में ही है, पंचकोल, ठीक है। फिर विरेचन द्रव्य कल्प संग्रह श्यामा, त्रिव्रत, चतुरंगुल, तिलवक, महावृक्ष, सप्तला, शंखनी, दंती, द्रवंती, प्रक्रिया, उत्क्रिया, मसूर, विदल, कंपिल्लक, विडंग, गवाक्षी, पीलू, प्रियाल, मृद्विका, काशमर्य, परूषक, त्रिफला, कुवल, बदर, करकंदू। बेर की 3 वैरायटी है, चाहो तो लिख सकते हो, कुवल, बदर, करकंदू, जो जानते ही हो। तो ये फॉर्मल विरेचन के द्रव्य है, रटने की जरूरत है नहीं। आगे आ जाओ। 6 आस्थापन स्कंद है, तो आस्थापन के द्रव्य है, किस रस वाले आपको लेने हैं, तो आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए, इनमें आपको कुछ बेटा याद रखने हैं, इनको ध्यान से देख लोगे, 2-3 को खासकर जिनको बताऊंगा मैं। तो पहले मधुर स्कंद, मधुर रस वाले कौन से द्रव्य हैं आस्थापन में यूज होते हैं जो? तो जीवक, ऋषभक, जीवंती, ताम्लकी, ताम्लकी चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, भूम्य आंवला, ताम्लकी यानी भूम्य आंवला। तो ये मधुर स्कंद में है, भूम्य आंवला, आंवला देख के कहीं खट्टे में मत लगा देना आप, ठीक है, मधुर स्कंद के अंदर ही है। काकोली, शीर काकोली, मुदकपर्णी, मांसपर्णी, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, असनपर्णी, मधुपर्णी, मेधा, महामेधा, बलातिबला, विदारी, शीर विदारी, ऋष्यगंधा, अश्वगंधा, बृहति कंठकारी, देख लो, ये भी मधुर स्कंद में ही है, बृहति कंठकारी, ताम्रलिप्ति। फिर यष्टि, मधु, इक्षु, इक्षु वालिका, दर्भ, कुश, काश, शाली, गुंद्रा, इत्कट, इनको देख सकते हो। तो तृण पंचमूल वाले द्रव्य जो है वो भी इसी में रखे हुए हैं। तो ये सब कंफ्यूज करते हैं, लगते नहीं है ऐसा यहाँ होंगे, इसलिए देख लेना। ताम्रलिप्ति, बृहति कंठकारी है, फिर मैंने कहा कि तृण पंचमूल वाले द्रव्य हैं, इत्कट, शरमूल, राजशवक, क्षीरवल्ली, कपोतवल्ली, कपोलवल्ली, सोमवल्ली, गोपवल्ली और मधुवल्ली। तो ये भी याद रख सकते हो, जो वल्ली है जितनी भी, वो भी इसमें ही है। कपोतवल्ली छोटी इलायची होती है बेटा, कपोतवल्ली, नाम लिख लो वल्ली का, चलो।